हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिज़िक्स वर्ल्ड बाय सविता शर्मा। हमारा जो यूनिट चल रही है सेकंड चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, लेक्चर नंबर 5। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। जैसा कि अब तक हम रिलेशन निकाल चुके हैं रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल्स टू M अपॉन N E स्क्वायर टाउ L बाय A। ये हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ जब हमने रिलेशन निकाला, ओम्स लॉ पढ़ा, तो उसमें हमने ये रिलेशन सॉल्व किया, जिससे कि हम यहाँ पे रेजिस्टिविटी की भी वैल्यू लिखते हैं। ये जो है ये कांस्टेंट वैल्यू कल हमने किया था लास्ट लेक्चर में। रेजिस्टिविटी की वैल्यू M अपॉन N E स्क्वायर टाउ, ये रेजिस्टिविटी का रिलेशन है। तो यहाँ पे अगर हम जाने तो क्या क्या है, यहाँ पर M जो है इस रिलेशन में वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि कांस्टेंट रहेगा अपने आप में। L जो है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब ये लेंथ कैसे कंसीडर करनी है, मान लीजिएगा कि ये कंडक्टर है और इसमें जो करंट इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है, तो लेंथ की डायरेक्शन भी यही लेते हैं। लेंथ की जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। नेक्स्ट L के बाद यहाँ पर है अब हमारे पास E चार्ज हो गया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट रहने वाला है। A क्रॉस सेक्शन एरिया, इसमें भी डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे। लेट कीजिएगा ये कंडक्टर है और इसमें इस डायरेक्शन में I करंट फ्लो कर रहा है, तो जो हम क्रॉस सेक्शन एरिया कंसीडर करेंगे वो परपेंडिकुलर होना चाहिए फ्लो ऑफ करंट के। तो इसके लिए क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, ये चीज़ हमने लेनी है। अगर हम स्मॉल n की बात करें इस रिलेशन में, स्मॉल n क्या है हमारे पास, तो स्मॉल n को देखिए, स्मॉल n होगा नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। टाउ बच गया, टाउ क्या हो गया हमारे पास, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम याद होगा आपको, कौन से वाला था रिलैक्सेशन टाइम, जब हम कंडक्टर में से करंट फ्लो करा रहे थे, मतलब कंडक्टर के एक एंड को पॉजिटिव पोटेंशियल दिया और एक एंड को नेगेटिव पोटेंशियल दिया, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए थे, वहाँ पर ड्रिफ्ट हो गए थे। जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे थे तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होकर के किसी पॉजिटिव या स्टेबल पार्टिकल के साथ टकरा रहा था, फिर से एक्सेलरेट हो रहा था, फिर टकरा रहा था। तो जो दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का जो टाइम था, हमने उसका रिलैक्सेशन टाइम टाउ माना। ऐसे ही सभी इलेक्ट्रॉन के रिलैक्सेशन टाइम के एवरेज को हमने एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ कह दिया था। फर्स्ट वाले को मान लो टाउ 1, ऐसे टाउ 2, टाउ 3, इस तरीके से करते करते हमने टाउ रिलैक्सेशन टाइम यहाँ पे कंसीडर कर दिया। नेक्स्ट, अगर अब हम इन रिलेशन से टेम्परेचर का इफ़ेक्ट देखें तो क्या होने वाला है, यहाँ पर टेम्परेचर अगर हम चेंज करते हैं तो मास पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आने वाला, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आने वाला। लेंथ और एरिया चेंज हो सकता है, लेकिन वो ऐसे होंगे कि उनकी वॉल्यूम जो होगी वो हमेशा कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो मेनली अगर इफ़ेक्ट पड़ेगा तो टेम्परेचर चेंज होने का इफ़ेक्ट n और टाउ पर पड़ेगा। तो हमने यही समझना है कि इन पर इफ़ेक्ट होने का टेम्परेचर पर, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें तो n और टाउ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से
रजिस्टेंस जो होगा कंडक्टर का या रजिस्टिविटी वो इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी। तो सबसे पहले हम इफ़ेक्ट देखते हैं इन केस ऑफ कंडक्टर कि कंडक्टर के ऊपर कैसा इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। तो मेटल के बने होंगे कंडक्टर, तो कंडक्टर पर इफेक्ट देखते हैं। हमें पता है कि कंडक्टर के पास जो नंबर है चार्ज डेंसिटी, जो नंबर डेंसिटी है स्मॉल n, वो बहुत लार्ज है, पहले से ही उस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 10⁻29 को मीटर क्यूब वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, मतलब पहले से ही n की वैल्यू वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ये एट रूम टेम्परेचर, अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो उस पर पहले से ही इतने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। अगर फिर से हम अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जो इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स थे, वो क्या करेंगे, वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देंगे, और वाइब्रेशन के साथ साथ वो और ज़ोर ज़ोर से वाइब्रेट करेंगे। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, जिससे कि वाइब्रेशन से क्या होगा कि उनके जो कॉलिजन्स था वो कोलाइड जल्दी करेंगे। कॉलिजन जल्दी होगा तो दो कॉलिजन्स के बीच का जो टाइम है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, मतलब टाइम डिक्रीज़ हुआ तो रिलैक्सेशन टाइम टाउ डिक्रीज़ हो गया। बट हम पहले किसका कंसिडर कर लेते हैं, रिलैक्सेशन टाइम पे, तो देखा कि टेम्परेचर बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम घट गया। अब रिलैक्सेशन टाइम के साथ साथ स्मॉल n पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री हैं या कुछ और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आयोनाइज्ड हो जाएंगे, वो यहाँ से फ्री होना चाहेंगे। तो अगर उसे इतनी एनर्जी मिल गई कि वो फ्री होंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन इन केस ऑफ कंडक्टर उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हैं, तो थर्मल एनर्जी से टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जो n की वैल्यू बढ़ेगी वो बहुत स्मॉल अमाउंट में बढ़ेगी। तो बहुत स्मॉल अमाउंट में बढ़ेगी तो n का इंक्रीज़ होना इफ़ेक्टिव नहीं होगा, लेस इफ़ेक्टिव होगा, नेग्लिजिबल होगा, या ये कहें कि ना के बराबर ही इफ़ेक्टिव होगा। तो इफ़ेक्ट किस पर पड़ेगा, टेम्परेचर का इंक्रीज़ होने का टाउ पर पड़ेगा, रिलैक्सेशन टाइम पर पड़ेगा। तो हम सिंपल सा इस सिंबल की फॉर्म में लिख सकते हैं, इफ़ वी इंक्रीज़ द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो यहाँ पर दो बातें होती हैं, n पर इफेक्ट पड़ेगा, किस पर, n पर और टाउ पर। n पर तो नेग्लिजिबल इफेक्ट है इन केस ऑफ कंडक्टर, टाउ क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। तो रिलेशन के अकॉर्डिंग r क्या था हमारे पास, m n² टाउ L/A, हमने और कोई चेंज नहीं किया, टेम्परेचर बढ़ाया तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये कांस्टेंट है सारा, L कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है। टाउ की अगर हम बात करें तो वो क्या कर गया है, डिक्रीज़ कर गया है। टाउ अगर डिक्रीज़ किया तो r उसके इनवर्स, r और टाउ इनवर्स रिलेशन में है, तो r क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो सिंपल इन केस ऑफ कंडक्टर टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। एंड सिमिलरली सिर्फ रेजिस्टिविटी की बात करें, रेजिस्टिविटी में सिर्फ ये आएगा ना m/n e² टाउ, तो यहाँ से रेजिस्टिविटी भी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी इन केस ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ करेगी। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछा जाता है आपसे एग्ज़ाम में, तो इसको याद रखिएगा कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों ही बढ़ेंगे। ग्राफ पूछ लेते हैं, कैसे, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ बिटवीन कंडक्टर के लिए बात कर रहे हैं, ग्राफ फॉर कंडक्टर इन केस ऑफ रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर, केल्विन में ले रहे हैं, रेजिस्टिविटी कहें या फिर ये रेजिस्टेंस के लिए भी कह सकते हैं। इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आता है,
लीनियर जाएगा बिल्कुल, और फिर थोड़ा सा कर्व भी हो जाता है। यहाँ पे हम ये एक रेफरेंस पॉइंट भी ले सकते हैं जो 273 केल्विन के लिए होता है, जिसको रो नॉट कहेंगे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ थोड़ा सा कर्व है, फिर से स्ट्रेट लाइन फॉलो हो रही है, यहाँ पे डायरेक्ट का रिलेशन आ रहा है, फिर यहाँ पे इस तरीके से ये कर्व फिर से हो रहा है। ये कैसा हो गया, इसका मतलब यहाँ इस एरिया में रजिस्टिविटी जो हो गई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई टेम्परेचर के, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। सेम रेजिस्टेंस के लिए हो गया कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ कराएंगे तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ करेगा। अब यहाँ पे ये ग्राफ आपसे पूछ लिया जाता है किसी कंडक्टर के लिए, ड्रॉ करके बताइए रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ, ये रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का ग्राफ। ये जो ग्राफ प्लॉट किया गया है ये है कॉपर के लिए, कॉपर एक कंडक्टर है, इसके लिए ये ग्राफ हो गया। अगर हम यहीं पे ग्राफ प्लॉट कराएं अलॉयज़ के लिए तो उस पर क्या होगा, अलॉय की बात करें अगर हम, तो रजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ फॉर अलॉय प्लॉट कर रहे हैं, इसका जो ग्राफ आएगा वो आएगा, इस तरफ रजिस्टिविटी ले लेते हैं और इस तरफ टेम्परेचर ले लेते हैं, इस तरह का आएगा। पहले समझते हैं ग्राफ को समझने से पहले कि ये अलॉय क्या है। अलॉय हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद से बनाते हैं। खुद से क्यों बनाते हैं, क्यों हमें रिक्वायर्ड हुए अलॉय, तो समझते हैं। अलॉय का एग्जाम्पल सबसे पहले सुना होगा आपने, निक्रोम, निकल, क्रोमियम, कांस्टेंट, मैग्नीन, ये सब के सब अलॉयज़ हैं। ये अलॉयज़ हमें क्यों बनाने पड़े, क्योंकि हम इनसे एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में। लैब में हमें क्या चाहिए, ऐसे कुछ वायर, कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं जो इन अलॉय से बने हों, जिनमें से अगर करंट पास करें या टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उनके रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी चेंज ना हो। तो हमें ऐसे मटेरियल के लिए, ऐसे डिवाइसेस के लिए, ऐसे कंडीशंस के लिए अलॉय को लिया। अलॉय ऐसे सब्सटेंस हैं जो टेम्परेचर के साथ अपने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को ना के बराबर चेंज करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय या रेजिस्टेंस ऑफ अलॉय नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। चाहे उसमें से हम कितना भी करंट फ्लो करा लें, करंट फ्लो कराएंगे तो उसके रेजिस्टेंस पर, वायर के रेजिस्टेंस पे जो अलॉय से बनी होगी उसके रेजिस्टेंस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमें अलॉय बनाने की ज़रूरत पड़ी। यहाँ टेम्परेचर की अगर वैल्यू लिखें तो आपको ये ग्राफ समझ में आएगा कि 4 केल्विन में ले रहे हैं, 400, 600, 500, और इधर देखें तो पॉइंट्स में वैल्यू चेंज हुई है, 1.10, 1.20, ये माइक्रो ओम मीटर के अंदर है। रजिस्टिविटी की यूनिट लिखी है ये मैंने, रजिस्टिविटी किस में, ये माइक्रो ओम मीटर, मतलब कि यहाँ से देखिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिर्फ कितना चेंज हुआ, कुछ पॉइंट्स में ही रजिस्टिविटी में चेंज आया, वो भी माइक्रो के अंदर, जबकि टेम्परेचर यहाँ से यहाँ तक लगभग 400 केल्विन, 0 से लेके 400 केल्विन तक चेंज कर चुके हैं। तो अलॉय पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस देख लेते हैं कि कैसे हुआ। अभी हमने की रजिस्टिविटी जो थी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एन और टाउ के, बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो दो चीज़ों पर इफेक्ट पड़ेगा, एन पर और टाउ पर। अलॉय में जो होता है कि एन का इंक्रीज़ होना और टाउ का घटना, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, फ्री चार्ज जो होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे ना, वो थर्मल क्या होंगे,
कि ये कोई भी अलॉय से बना हुआ मटेरियल है, इस पर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होंगे, जो चार्जेस होंगे वो आयोनाइज्ड होने स्टार्ट करेंगे। आयोनाइज्ड होंगे तो फ्री चार्ज होंगे, वो चार्ज फ्री होने लगेंगे। चार्ज फ्री होंगे तो मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री चार्ज इंक्रीज़ करेगी। और टाउ रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही वो एक्सेलरेट कर रहा था, वाइब्रेट कर रहा था, तो वो दूसरा किसी फिक्स पॉइंट से जो कोलाइड कर रहा है, दो कोलिजन्स के बीच का जो टाइम है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। कोलिजन्स के बीच का टाइम डिक्रीज़ कर जाएगा क्योंकि वो कोलिजन फास्टली होंगे। वाइब्रेट ज़्यादा होगा ना, थर्मल एनर्जी लेंगे, टेम्परेचर बढ़ने से थर्मल एनर्जी मिलेगी, वो फास्टली वाइब्रेट करेंगे। फास्ट वाइब्रेट करेंगे तो कोलिजन जल्दी जल्दी करेंगे, कोलिजन जल्दी जल्दी करेंगे तो उनके बीच का, कोलिजन के बीच का जो टाइम है वो घट जाएगा, टाउ घट जाएगा। ये इस तरीके से बढ़ता और घटता है इन केस ऑफ एलॉय कि ये दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर लेते हैं। इस तरीके से कंपनसेट करते हैं कि रेजिस्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं दिखता, नो इफेक्ट ऑन रेजिस्टिविटी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ये हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे रेजिस्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अलॉय इसीलिए हम लैब्स में यूज़ करते हैं। अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें तो इंसुलेटर में रेजिस्टिविटी का ग्राफ देखें टेम्परेचर के साथ। इन केस ऑफ इंसुलेटर्स में ये रेजिस्टिविटी ले लिया और यहाँ पर टेम्परेचर, तो जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह का बनेगा। एक्सपोनेंशियल रिलेशन होता है, रेजिस्टिविटी इंक्रीज एक्सपोनेंशियली विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। ये कहा जा सकता है कि टेम्परेचर में डिक्रीज़ करने से रेजिस्टिविटी क्या होगी, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करती है। और जब बहुत कम टेम्परेचर होगा तो उस टाइम पे रेजिस्टिविटी लगभग इनफाइनाइट होगी। तो कंडक्टिविटी जो होगी इनकी इंसुलेटर्स की, वो कंडक्टिविटी जो होती है वो ऑलमोस्ट जीरो होती है, तभी इंसुलेटर गुड कंडक्टर नहीं होते हैं। तो कभी 1 मार्क में आपसे ग्राफ ड्रॉ करवा लेते हैं तो ये ध्यान रखना अलॉय का कैसे ग्राफ ड्रॉ होगा, इंसुलेटर्स का कैसे होगा, कंडक्टर का कैसे होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राफ फॉर सेमीकंडक्टर्स कि सेमीकंडक्टर्स में क्या इफेक्ट होगा रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का। तो ग्राफ की अगर हम बात करें तो सेमीकंडक्टर का ग्राफ भी जो होता है रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का इस तरीके से होता है। क्या है, सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल हो गए जैसे कि जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब के एग्जांपल हैं सेमीकंडक्टर्स के। कार्बन को भी हम लेते हैं इसी कैटेगरी के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर अगर हमने इंक्रीज़ किया तो रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिर से वही बात करते हैं कि रेजिस्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाउ के और एन के। अगर हमने टेम्परेचर इफेक्ट इंक्रीज़ किया या डिक्रीज़ करा तो एन और टाउ का इफेक्ट देखना है कि क्या होगा। अगर मान लो हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया तो सबसे पहले कंडीशन लेते हैं एन पर क्या इफेक्ट आएगा। एन नंबर ऑफ फ्री चार्ज जो होंगे वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर भी इंक्रीज़ करेंगे और ये बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में इंक्रीज़ करेंगे। एन जो होगा वो मोर इंक्रीज़ करेगा इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, क्योंकि सेमीकंडक्टर ऐसे होते हैं, ऐसे सब्सटेंस हैं जो पहले तो इंसुलेटर की तरह काम करते हैं और जैसे ही हम उसे कोई टेम्परेचर, एनर्जी या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तो वो कंडक्टर की तरह काम करते हैं। उसका मेन कारण यही है कि जैसे ही उसको टेम्परेचर मिलेगा, इंक्रीज़ होगा उसका टेम्परेचर, तो थर्मल एनर्जी इंक्रीज़ होगी। थर्मल एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो उसमें फ्री चार्ज कैरियर्स जो होते हैं, जैसे अब तक कंडक्टर में हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं, जो कि हम अपने चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर को डीप स्टडी में। तो अभी हम सिर्फ इतना समझते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से फ्री चार्ज कैरियर्स जो हुए होल्स और इलेक्ट्रॉन्स वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर हमें अवेलेबल होगा। मतलब नंबर
डेंसिटी ऑफ फ्री चार्ज क्या हो जाएगी, सडन इंक्रीज होने लगेगी। लेकिन रिलैक्सेशन टाइम का वही है जैसा अब तक हम करते गए कि वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसको फिर से लेते हैं, क्यों डिक्रीज किया, थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ने से थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा जल्दी वाइब्रेट करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा जल्दी वाइब्रेट करेंगे तो उनका कॉलिजन के बीच, दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का जो टाइम होगा टाउ, वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, वो कम टाइम लेंगे, जल्दी कोलाइड करेंगे, तो टाउ क्या हो गया, यहाँ पर डिक्रीज हो गया। लेकिन इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज इन एन मच ग्रेटर देन डिक्रीज इन टाउ। तो क्या हुआ, इसका मतलब कि इफेक्ट डोमिनेट कौन होगा यहाँ पर, एन का इंक्रीज होना। तो अब हम देखते हैं क्या होगा, रजिस्टिविटी इन्वर्स था एन और टाउ के, एन जो है वो बढ़ रहा है, टाउ घट रहा है, एन ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये इसको क्या कर रहा है, कंपनसेट कर रहा है बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो सीधा इफेक्ट किसका पड़ने वाला है, टाउ को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो एन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एन बढ़ रहा है तो रजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से नंबर डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, टाउ डिक्रीज करेगा, बट इसका इफेक्ट हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये कंपैरिजन टू एन बहुत कम चेंज होगा। और अगर हम यहाँ रजिस्टिविटी की बात करें तो फिर वो इन दोनों के इफेक्ट की वजह से डिक्रीज कर जाएगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे ग्राफ में देख रहे हैं कि रजिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज कर रही है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ये ग्राफ हो गया है किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। नेक्स्ट कुछ हम सब्सटेंस ऐसे लेते हैं जिनको ओमिक डिवाइस और नॉन ओमिक डिवाइस बोलते हैं। क्या मतलब है, और ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ फॉर नॉन ओमिक डिवाइस, तो नॉन ओमिक डिवाइस कहें या फिर यहाँ पे ये काउंट भी हो सकते हैं आपके लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ की तरह। नॉन ओमिक डिवाइस एक्चुअल में वो होती हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती हैं। कैसे कह सकते हैं कि ओम्स लॉ क्या कहता है, वी और आई का अगर हम ग्राफ बनाएं तो वो कैसा आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। ये क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन नहीं होंगी, किसी और फॉर्म में होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है कि यहाँ पे हमने किसी नॉन लीनियर ग्राफ को प्लॉट किया है किसी डिवाइस के लिए, हमने देखा वी और आई प्रोपोर्शनल है, कुछ लिमिट के बाद वो क्या हो रही है, कर्व भी आ रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पे ओम्स लॉ जो है वो फॉलो नहीं हो रहा है। तो ये जिस डिवाइस का कर्व होगा, ग्राफ होगा, उसको हम बोलेंगे नॉन ओमिक डिवाइस। तो नॉन ओमिक डिवाइस वी और वी प्रोपोर्शनल टू आई जो हम कहते हैं वो फॉलो नहीं करते हैं, मतलब कि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ को फॉलो नहीं करते। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखें, हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था R इक्वल्स टू V बाय आई। इस चीज़ को चाहे ओमिक हो या नॉन ओमिक हो दोनों फॉलो करते हैं, बट कंडीशन क्या रहेगी, ओमिक के लिए जो ओम्स लॉ फॉलो करेंगे उसके लिए R हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और नॉन ओमिक के लिए जो R है वो कांस्टेंट नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है, हमने ये चीज़ मान के चलनी है कि R इक्वल्स टू V बाय आई तो दोनों के लिए होगा, चाहे ओम्स लॉ को फॉलो करे वो डिवाइस या ओम्स लॉ को फॉलो ना करे, लेकिन R कांस्टेंट होगा ओमिक के लिए और कांस्टेंट नहीं रहेगा नॉन ओमिक के लिए। जैसे इस ग्राफ में देखो यहाँ पे लीनियर था तो R कांस्टेंट आएगा, लेकिन इसके बाद R चेंज आएगा, कांस्टेंट नहीं होगा, फेल नहीं होता है। ये फॉर्मूला फेल नहीं है, ये फॉर्मूला दोनों में एप्लीकेबल है, बस R कांस्टेंट और नॉन कांस्टेंट रहेगा। दूसरा अगर हम बात करें कुछ डायोड्स, वही फिर से अगेन नॉन ओमिक डिवाइस जो हम चैप्टर नंबर 14 में पढ़ने वाले हैं, वो हैं कुछ डायोड्स के लिए हैं, PN जंक्शन बोलते हैं डायोड्स के लिए। तो उन डायोड्स में I और V का ग्राफ किस तरीके से बनता है वो डिपेंड करेगा कि हमने जो पोटेंशियल अप्लाई किया है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, और उसका ग्राफ इस तरीके से आएगा। नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई के लिए इस तरीके से ग्राफ आएगा और पॉजिटिव पोटेंशियल के लिए
ये वाला ग्राफ आएगा और नेगेटिव पोटेंशियल के लिए ये वाला आएगा। उसमें करंट जो फ्लो करेगा वो भी अलग अलग यूनिट में फ्लो करेगा। तो ये भी हम चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे। बट अभी नॉन ओमिक डिवाइस की बात कर रहे थे, तो उनमें से एक डायोड है जिसके लिए ग्राफ इस तरीके से आएगा। कुछ एलईडीज़ भी होती हैं, जैसे कि एलईडी की बात करें गैलियम आर्सेनाइड, और इसके लिए अगर हम प्लॉट करें ग्राफ, तो यहाँ पर ये ग्राफ जो आएगा वो इस तरीके का आएगा। इस तरह का ग्राफ आएगा। इसमें ध्यान दें कि पहले इस तरीके से जा रहा है लीनियर, फिर इंक्रीज़ करता जा रहा है, एक पॉइंट पे जाकर फिर डिक्रीज़ कर रहा है। वी वर्सेस आई का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो फिर इस तरीके से आ रहा है, फिर पैरेलल हो रहा है वी में। तो ये जो है ये एलईडी जो डिवाइस है, नॉन ओमिक डिवाइस होती है, लाइट एमिटिंग डायोड, उसके लिए ग्राफ है। इसमें यहाँ पर पॉजिटिव रेजिस्टेंस है, नेगेटिव रेजिस्टेंस है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नेगेटिव रेजिस्टेंस कहाँ पर है इस ग्राफ में, तो बता सकते हैं आराम से कि नेगेटिव रेजिस्टेंस कहाँ है। तो ये तो ग्राफ हो गए। अब हम देखते हैं कुछ टेम्परेचर का इफ़ेक्ट एक रिलेशन के साथ करते हैं। क्या कहता है ये रिलेशन? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं टेम्परेचर, व्हाट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के लिए क्या है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जिसका सिंबल अल्फ़ा लेते हैं। ये क्या है? ये तब हमें अप्लाई करना होगा जब हमसे पूछ रखा हो कि मान लो, जैसे कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर अ वायर या कंडक्टर, कंसीडर अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, जिसका रेजिस्टेंस कितना ले लिया है? आर नोट ले लेते हैं इनिशियली, एट टेम्परेचर टी नोट। फिर हमने क्या किया? इंक्रीज़ कर दिया। वी इंक्रीज नाउ, वी इंक्रीज टेम्परेचर फ्रॉम टी नोट टू टी नॉट प्लस डी टी। स्मॉल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर से हमने टी नॉट को इंक्रीज़ कर दिया। अब हमने पढ़ा अभी लास्ट टॉपिक में कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से कंडक्टर की अगर हम बात करें, ये वायर कैसी है? कंडक्टर से बनी हुई है। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे रेजिस्टेंस भी उसका इंक्रीज हो जाएगा। तो आर नोट कहाँ से कहाँ पहुँच गया? आर नोट प्लस डेल्टा आर नोट, डेल्टा आर तक इंक्रीज़ करा दिया। स्मॉल इंक्रीज इन रेजिस्टेंस भी हो गया। अब यहाँ पे डिक्रीज़ की बात करते तो डेल्टा टी को नेगेटिव साइन में लेते तो रेजिस्टेंस भी यहाँ पर क्या हो जाता? नेगेटिव होता। तो यहाँ पे डेल्टा टी पॉजिटिव है या नेगेटिव है उस पर डिपेंड करेगा। डेल्टा आर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा इन केस ऑफ कंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंटली अगर हम देखें, ये सब जो भी अब हम बात कर रहे हैं ये सब एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है, सारी की सारी एक्सपेरिमेंटली गिवन है। अगर चेंज इन रेजिस्टेंस की बात करें, चेंज इन रेजिस्टेंस वो किस पर डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है चेंज इन टेम्परेचर पर। तो चेंज इन रेजिस्टेंस दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा। किस पर? चेंज इन टेम्परेचर एंड इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। जो भी हमने वायर कंसीडर किया उसके इनिशियल टेम्परेचर पे क्या रेजिस्टेंस था और क्या टेम्परेचर चेंज करेंगे उस पर डिपेंड करेगा चेंज इन रेजिस्टेंस। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नोट इंटू डेल्टा टी डी टी, चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम खोलें, इक्वल्स टू के साइन में लगाएं तो इक्वल्स टू की जगह पर प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाएगा जिसको अल्फ़ा कह रहे हैं, आर नॉट डी टी। यहाँ पर ये जो अल्फ़ा है, ये जो अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा ही क्या कहलाता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, या इसका एक और नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। आपको दोनों में से किसी भी नाम से मिल सकता है इसका नाम।
तो यहाँ पे अल्फ़ा आ गया। अल्फ़ा क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अगर इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दे दोनों तरफ, पूरा रेजिस्टेंस निकालने के लिए, फाइनल रेजिस्टेंस आर की वैल्यू निकालने के लिए, तो चेंज इन रेजिस्टेंस जो आया उसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। यहाँ कहाँ से कहाँ तक? इनिशियल वैल्यू आर नॉट, फाइनल वैल्यू किसी रेजिस्टेंस आर की, इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट, फाइनल टेम्परेचर टी तक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर माइनस आर नॉट, डी आर का डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे तो आर आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अल्फ़ा यहाँ पे कांस्टेंट लें या वेरिएबल लें, वो डिपेंड करता है कि अल्फ़ा क्या है। अल्फ़ा वैसे कांस्टेंट होता है हमेशा, तो अल्फ़ा कांस्टेंट होगा, आर नॉट कांस्टेंट होगा, बाहर आ गया डी टी, टी नॉट से टी, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अल्फ़ा आर नॉट टी माइनस टी नॉट इक्वल्स टू आर माइनस आर नॉट। ये कब माना है? इफ़ अल्फ़ा इज़ कांस्टेंट। कई बार क्या होता है, आप ये अब हम जो 12th लेवल की बात करेंगे तो वहाँ पे अल्फ़ा कांस्टेंट ही लेंगे। अल्फ़ा समटाइम जो होता है वो कांस्टेंट नहीं भी होता। अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो अल्फ़ा इंटीग्रेशन में ही रहेगा, सिर्फ आर नॉट बाहर आ जाएगा इस वाली इक्वेशन के अंदर। स्टार इक्वेशन डाल देते हैं इसको, तो वहाँ पे अल्फ़ा को भी हम इंटीग्रेट करेंगे। मतलब अल्फ़ा यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंट दे रखा होगा, कोई इक्वेशन दे रखी होगी टी प्लस टी स्क्वायर की फॉर्म में, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा होगा। फिलहाल हम इसकी बात नहीं करते हैं क्योंकि ये हमारे सिलेबस से बाहर है। हम सिंपल बात करते हैं, जब वो अल्फ़ा कांस्टेंट है तो हमारे पास रिलेशन आ गया आर माइनस आर नॉट इक्वल्स टू आर अल्फ़ा आर नॉट टी माइनस टी नॉट। तो यहाँ पे अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं आर माइनस आर नॉट अपॉन आर टी माइनस टी नॉट। तो देखिएगा इसी फॉर्मूले के दो वर्जन में हम लिख सकते हैं। अल्फ़ा इस रिलेशन में, बाकी सब चीज़ों को इधर ले गए तो अल्फ़ा की फॉर्म आ गई। अल्फ़ा की यूनिट हो जाएगी यहाँ से डिग्री सेल्सियस इन्वर्स या कैल्विन इन्वर्स। यहीं इसी का एक और फॉर्म भी लिख सकते हैं, आर इक्वल्स टू आर नॉट ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ये डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर टी माइनस टी नॉट। यहीं पे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी प्रोपोर्शनल होते हैं, तो यहाँ वैल्यू अगर रेजिस्टिविटी की फॉर्म, रेजिस्टेंस की वैल्यू रेजिस्टिविटी की फॉर्म में रो एल बाय ए की फॉर्म में डालें तो एल बाय ए पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी एल बाय ए होगा, वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब रेजिस्टिविटी के लिए भी ये फॉर्मूला आ जाएगा। और यही फॉर्मूला हमारा न्यूमेरिकल्स में भी काउंट होगा। यहाँ कंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए और अलॉय के लिए अल्फ़ा की वैल्यू कंडक्टर के लिए पॉजिटिव, सेमीकंडक्टर के लिए अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव और अलॉय के लिए 0। क्यों है? क्योंकि कंडक्टर में हमने देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है तो आर माइनस आर नॉट पॉजिटिव, टी माइनस टी नॉट पॉजिटिव, तो अल्फ़ा की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव। इस वाली इक्वेशन से हम बता सकते हैं। सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज